वेलकम बैक डियर गाइस। नॉलेज एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करते हैं आज के नॉलेज की शुरुआत। और आज का नॉलेज हमारा आधारित होगा आवेशन की कुछ विधियों पर। सबसे पहले हम घर्षण द्वारा आवेशन की बात करते हैं। हेडिंग लिखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आवेशन की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में हमने पहले अध्ययन कर रखा है। एक बार पुनः आपको बताते हैं। आवेशन, आवेशन का मतलब होता है किसी अनावेशित पदार्थ अथवा वस्तु में आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया। किसी अनावेशित पदार्थ अथवा वस्तु में आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। तो इसका मतलब आपको ध्यान होगा इसके बारे में। अब बात करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, ये क्या प्रक्रिया रहती है। सबसे पहले मैं इसको परिभाषित कर लेता हूं। तो यहां पर इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से रहेगी। दो उचित पदार्थों या पदार्थों का मूर्त रूप, जिसे क्या कहते हैं? वस्तुएं। दो उचित पदार्थों अथवा वस्तुओं, दो उचित पदार्थों अथवा वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ने पर। देखिए, भौतिक विज्ञान में रगड़ने की जो घटना होती है उसे बोला जाता है घर्षण। तो यहां पर मैं लिख देता हूं घर्षण द्वारा। थोड़ा सा ध्यान इधर करेंगे आप। लिखा क्या है? दो उचित पदार्थों अथवा पदार्थों का मूर्त रूप, जिसे वस्तु बोला जाता है, वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ने पर। देखिए, हमने विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में हमने देखा था कि किसी पदार्थ अथवा वस्तु के सबसे बाहरी भाग में कौन मौजूद रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। जब दो उचित पदार्थों अथवा वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का होता है स्थानांतरण। तो यहां पर रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप देखिए, यहां पर दो उचित पदार्थ है। यहां पर दो उचित पदार्थ अथवा वस्तुओं को आपस में क्या किया है? परस्पर रगड़ा जा रहा है। जब परस्पर रगड़ा जाएगा तो उसमें होगा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे? एक तो ऐसा पदार्थ बनेगा जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होगी और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन को करेगा दान। फलस्वरूप जो पदार्थ मुक्त इलेक्ट्रॉन का दान करता है वह, देखो यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन का उसने कर दिया है दान। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा दान तो वो पदार्थ कैसा बन जाता है? धनावेशित तथा वह पदार्थ या वस्तु जो भी आप बोलो, वह पदार्थ जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, जब ये जो पदार्थ है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, वो आपके पास में इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले पदार्थ के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वह कैसा हो जाएगा? अब देखिएगा, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। जब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वह पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। अब देखिएगा हुआ क्या।
आपके पास में दो उचित पदार्थ अथवा वस्तुएं थी जो प्रारंभ में अनावेशित थी, उनका क्या करवाया, आपस में रगड़ा मतलब घर्षण करवाया, तो इलेक्ट्रॉनों का हो गया स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप एक वस्तु जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का दान करती है वो तो बन जाती है धनावेशित, तथा दूसरी वस्तु जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो बन जाती है ऋणावेशित। इसका मतलब उन दोनों पदार्थों या वस्तुओं के पास में आ गया है आवेश, ऋणावेशित हो जाता है आवेशन। यहां पर आवेश उत्पन्न हो गया है, तो अनावेशित वस्तुओं अथवा पदार्थों में आवेश उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होती है उसे आवेशन बोला जाता है। तो यहां पर आवेशन की इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेशन की इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। बात को समझ गए होंगे। देखिए एक बार पुनः बोलता हूं कि दो उचित पदार्थों अथवा वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ने की प्रक्रिया होती है जिसे भौतिक विज्ञान में घर्षण बोला जाता है। तो रगड़ने पर या घर्षित करवाने पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जब दो पदार्थों या वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो वहां पर होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो पदार्थ मुक्त इलेक्ट्रॉन का करता है दान वो बन जाता है धनावेशित, तथा एक ऐसा पदार्थ बन जाएगा जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को करता है ग्रहण, वो बन जाता है ऋणावेशित। अर्थात अनावेशित पदार्थों में आवेश उत्पन्न हो गया, और अनावेशित पदार्थों में आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है आवेशन। और यहाँ पर आवेशन की इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, घर्षण द्वारा आवेशन। कुछ खास बातें हैं इनमें। देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपके पास में एक पदार्थ है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, दान। तो ये पदार्थ, इस पदार्थ की बात कर लेता हूं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का करता है दान। तो इसके लिए यहां पर देखो, हम सभी जानते हैं प्रकृति में जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे कणों से मिलकर बने होते हैं। जानते हो ना कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे कणों से मिलकर बने होते हैं, और जितने भी कण होते हैं वो अणुओं से, और जितने भी अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम तथा अविभाज्य भाग होता है वो होता है परमाणु। तो यहाँ पर इस पदार्थ का जो परमाणु होगा, और परमाणु का जो नाभिक होगा, परमाणु का नाभिक, यहाँ पर देखिए नाभिक दो प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करता है। एक तो इलेक्ट्रॉन दाता की तरह बोले तो इलेक्ट्रॉन का करता है दान, और एक नाभिक जो इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर यह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर परमाणु का नाभिक ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का कर रहा है दान। तो यहाँ पर इस परमाणु का नाभिक है वो कैसा बनेगा, इलेक्ट्रॉन दाता। अब देखिए दूसरी बात और कौन सी हो जाती है, या ये कौन सा पदार्थ था जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का कर रहा था दान। तो इसका मतलब उस पदार्थ के परमाणु का जो नाभिक है वो तो बन गया इलेक्ट्रॉन दाता। जो करता है दान वो कैसा होता है, दाता। अब बात करते हैं, एक ऐसा पदार्थ भी तो है इन उचित पदार्थों में जो आपके पास में क्या करता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को करता है ग्रहण। तो देखिएगा इसमें क्या बात बन जाती है, अगर ये पदार्थ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस पदार्थ का जो परमाणु है और उस परमाणु का भी नाभिक है, तो यहाँ पर परमाणु का नाभिक यहाँ पर क्या कर रहा है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब इसका नाभिक है वो आपके पास में किसकी भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही की भांति। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास में इलेक्ट्रॉन ग्राही, और दूसरा बन जाता है वो बन जाता है परमाणु का नाभिक है वो बन जाता है इलेक्ट्रॉन दाता। देखिए हमने विद्युत आवेश की संकल्पना में कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, उनको भी मतलब उसी एग्जाम्पल्स के आधार पर समझने की बात कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ विद्युत आवेश की संकल्पना के आधार पर, विद्युत आवेश की संकल्पना, विद्युत आवेश की संकल्पना के अनुसार, विद्युत आवेश की संकल्पना के अनुसार यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल्स पहले की बात करता हूँ। देखिएगा हमने जब विद्युत आवेश की संकल्पना को देखा था तो वहां पर दो एग्जाम्पल्स लिए थे, तो वहां पर जो एग्जाम्पल्स लिए थे वही एग्जाम्पल यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपके पास में सोडियम की। किसकी बात कर लेता हूँ, सोडियम की। देखिएगा यहाँ पर सोडियम परमाणु है,
यहाँ पर सोडियम परमाणु है और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपके पास में 11। और यहाँ पर यह है आपके पास में मूल अवस्था में उदासीन, विद्युतीय दृष्टि से उदासीन। इसका मतलब परमाणु क्रमांक 11, तो बात हो गई आपके पास में इसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या बन जाएगी 11। और जब विद्युतीय दृष्टि से उदासीन है तो इसका मतलब इसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 11। अब देखिए इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को परिपूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाएगा। तो देखिएगा सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी बात कर लेता हूं। अब देखिएगा सोडियम, अब यहां पर यह हो जाएगा इसका नाभिक। नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बना देता हूं वृत्तीय कक्षाएं। ये हो जाएगी आपके पास में इस सोडियम के लिए वृत्तीय कक्षाएं। तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है आपके पास में 11। और हम सभी जानते हैं कि आपके पास में प्रथम वृत्तीय कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहां पर मैं 2 इलेक्ट्रॉनों को परिपूर्ण कर लेता हूं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 2। उसके बाद में द्वितीय कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहां पर मैं इसको परिपूर्ण कर देता हूं। ये हो जाएंगे आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैं लिख दूंगा 2 8। उसके बाद में देखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? 11। और यहां पर कितने परिपूर्ण हो गए? 2 और 8 कितने हो गए? 10। और 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है जो आपके पास में तृतीय कक्षा में रहेगा। ये सोडियम स्थायी है, लेकिन और अधिक स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है। वो कैसे? इसका अष्टक पूर्ण हो जावे। अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या आपके पास में ये वाली जो कक्षा है, ये कक्षा अगर पूरी परिपूर्ण हो जावे तो इसका मतलब यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास में जिस पर नाभिक का इतना ज्यादा आकर्षण बल नहीं है क्योंकि वो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित है। और अगर इसको स्थायित्व प्राप्त करना है तो ये इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह उपयोग में ले सकती है, तो ये इलेक्ट्रॉन बन जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर देता है? यहाँ पर ये सोडियम इलेक्ट्रॉन कर देता है दान, और जब ये सोडियम इलेक्ट्रॉन का कर देगा दान तो आपके पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपके पास में पहले क्या था? पहली कक्षा में आपके पास में प्रथम कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और तृतीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 1। अब जब ये इलेक्ट्रॉन का कर देता है दान तो ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से दान होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर अब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो बनेगा 2 और 8। इससे हो जाता है इसका अष्टक पूर्ण। क्या हो जाता है? ये बन जाता है इसका अष्टक पूर्ण। तो इसका मतलब जिसका होता है अष्टक पूर्ण वो आपके पास में ज्यादा स्थायी होता है। इसका मतलब इसके स्थायित्व में वृद्धि हो गई। ओके, और हर परमाणु अपने स्थायित्व को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर इसका स्थायित्व वृद्धि होगी। और यहाँ पर इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन का किया है दान। जब इलेक्ट्रॉन का होता है दान तो वो पदार्थ कैसा बन जाता है? उस पदार्थ का परमाणु कैसा बन जाता है? धनावेशित। तो अब सोडियम ना रह करके क्या बन जाएगा? Na+। ये बात बन जाएगी। इसी प्रकार एक और एग्जांपल्स लिया था, वो हम यहाँ पर दूसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं। वो था आपके पास में क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, जिसका जितना परमाणु क्रमांक उसमें उतने ही प्रोटॉनों की उपस्थिति है। अब देखिए ये विद्युतीय दृष्टि से है उदासीन, तो जिसमें जितने प्रोटॉनों की उपस्थिति रहती है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित रहते हैं। तो इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक 17, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या 17। और जब प्रोटॉनों की संख्या 17 तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितनी रहेगी? 17। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो यहाँ पर यह हो जाएगा इस क्लोरीन का नाभिक, और नाभिक के चारों ओर होती है वृत्तीय कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते रहते हैं। ये द्वितीय कक्षा, ये हो जाएगी इसकी तृतीय कक्षा। अब देखिएगा हम सभी जानते हैं कि प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो यहां पर मैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को भर देता हूं। ये हो जाएंगे आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैं सबसे पहले लिखूंगा 2। उसके बाद में यहां पर द्वितीय कक्षा आ गई, और द्वितीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? द्वितीय कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो द्वितीय कक्षा में कितने भरे जाएंगे? 8। अब देखो 2 और 8 हो गए 10। अब इसका मतलब टोटल 17 है, 10 यहां पर परिपूर्ण हो गए, तो तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रहेंगे आपके पास में 7। ये हो जाएंगे आपके पास में 7 इलेक्ट्रॉन।
अब देखिएगा, वैसे क्लोरीन यहाँ पर मूल अवस्था में स्थायी है, लेकिन यह स्थायित्व को बढ़ा सकता है। कैसे? इसकी जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित 7 इलेक्ट्रॉन है, इस 7 की जगह अगर 8 होते तो यहां पर इसका अष्टक हो जाता पूर्ण। इस 7 की जगह अगर 8 होते तो इसका अष्टक हो जाता पूर्ण। जब अष्टक हो जाता पूर्ण तो वो स्थायित्व को बढ़ा देता है। अष्टक पूर्ण, जिस परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। अक्रिय गैस विन्यास की बात कर लेते हैं। अक्रिय गैस विन्यास आवर्त सारणी में सबसे स्टेबल होते हैं। रीजन है कि उनका अष्टक पूर्ण होता है। तो इसका मतलब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये कहीं से भी एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? ग्रहण। यहां पर ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को करता है ग्रहण। तो यहां पर इसने कर दिया इलेक्ट्रॉन ग्रहण। और जो इलेक्ट्रॉन का करता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का करता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वो कैसा बन जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। अब बात क्या होगी, ये जैसे ही अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा वो बन जाएगा 2,8,8। बोले तो आपके पास में इसके तृतीय कक्षा में भी जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो उनकी संख्या रहती है 8, और यहाँ पर उसके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे ही आपके पास में इसका हो जाएगा अष्टक पूर्ण, यहाँ पर इसका अष्टक हो गया है पूर्ण, और जिसका होता है अष्टक पूर्ण वो होता है ज्यादा स्थायी, वो होता है आपके पास में ज्यादा स्थायी। तो यहाँ पर क्लोरीन की बदौलत Cl-। अब यहाँ पर बना क्या? इसने एक इलेक्ट्रॉन का किया है, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को किया है ग्रहण, तो इसका मतलब ये बन जाएगा Cl-। ये क्या बन जाएगा? Cl-। अब देखिएगा, यहाँ पर विद्युत आवेश की संकल्पना के अनुसार आपने ये 2 बातें समझ ली होगी। देखिएगा, इन बातों को समझाने का हमारा तात्पर्य कि जो आपके पास में उचित पदार्थों में ऐसे पदार्थ लिए जाए कि एक तो इलेक्ट्रॉन का करे दान, ठीक है, जिसके मतलब पदार्थ के परमाणु का नाभिक होना चाहिए इलेक्ट्रॉन दाता, और दूसरे उचित पदार्थ में पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो। तो इसके द्वारा दान किया जाएगा तो इसका मतलब ये धनावेशित बन जाएगा, और इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा तो ये बन जाएगा ऋणावेशित। तो इसके अलावा आपके पास में जनरल कौन कौन से एग्जाम्पल्स रहते हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए, हमने एक जनरल एग्जाम्पल्स की सहायता से विद्युत आवेश को समझने की कोशिश की थी। हमारे सूखे बालों के ऊपर जब हमने प्लास्टिक की कंघी से कंघी की थी, जब हमारे सूखे बालों पर हमने प्लास्टिक की कंघी से कंघी की थी, और उसके बाद में उस कंघी को हल्के कागज के टुकड़ों के पास में लेके गया तो वहां पर वो हल्के कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इसका मतलब प्लास्टिक की कंघी के पास में एक अभिलाक्षणिक गुण आ गया, और वो अभिलाक्षणिक गुण था विद्युत आवेश का। तो यहां पर आप ये सोचोगे सर इसमें कौन सा धनावेशित पदार्थ है और कौन सा ऋणावेशित पदार्थ है, इसकी बात अभी कर लेते हैं। देखिए, धनावेशित पदार्थ वो होगा जिसके परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करेगा, और ऋणावेशित पदार्थ वह होगा जिस पदार्थ के परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार करेगा। तो बात कर लेते हैं इनकी। तो आपके पास में मैं एक टेबल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए, ये सारे के सारे एग्जांपल्स रहते हैं, और यहां पर लिख देता हूं धनावेशित पदार्थ। कौन से पदार्थ? धनावेशित पदार्थ। ये हो गया आपके पास में धनावेशित पदार्थ, और यहां पर बात हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास में ऋणावेशित पदार्थ। ऋणावेशित पदार्थ। ये हो गया ऋणावेशित पदार्थ। सबसे पहले बात करता हूं तो जनरल एग्जाम्पल में हमने बात की थी सूखे बालों की। देखिए, सूखे बाल जो पदार्थ है उसके परमाणु का नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉन दाता की भांति व्यवहार करता है, और जिस परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉन दाता की भांति व्यवहार करता है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का दान करता है। इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो वो पदार्थ कैसा बन जाता है? धनावेशित बन जाता है। तो सूखे बाल है वो आपके पास में रहेंगे धनावेशित पदार्थ में। ये हो गया आपके पास में सूखे बाल। सूखे बाल तो क्या बन गए? धनावेशित पदार्थ बन गए। उसके बाद में उसको मतलब सूखे बाल पर हमने किसको रगड़ा था? प्लास्टिक की कंघी को रगड़ा था। तो दूसरा, प्लास्टिक की कंघी का जो पदार्थ है वो आपके पास में प्लास्टिक रहता है, और वो प्लास्टिक कैसा बन जाएगा? अरे भाई, प्लास्टिक कैसा बन जाएगा? ऋणावेशित पदार्थ। बात सिंपल सी है। और दूसरी बात करते हूं एग्जाम्पल नंबर दूसरे की। तो देखिएगा, जो दार्शनिक थे थेल्स,
उन्होंने ऊनी कपड़े पर एम्बर, जो आपके पास में एक विशेष पेड़ का रेजिन होता है, उसको रगड़ा और उसके बाद में उस रेजिन को उन्होंने किसी अन्य हल्के कागज के टुकड़े बोल सकता हूं या अन्य टुकड़ों के पास में, हल्के टुकड़ों के पास में लेके गए तो उनमें भी उनको एक विशेष गुण देखने को मिला था और वो गुण था आकर्षण का। और उस गुण को, उस अभिलाक्षणिक गुण को उन्होंने विद्युत आवेश बोला था और इसी के बदौलत उनको विद्युत आवेश की खोज का श्रेय प्राप्त है। तो उसके बाद कर लेते हैं। तो उन्होंने ऊनी कपड़े पर रगड़ा किसको था? एम्बर को। तो यहां पर लिखता हूं ऊनी कपड़ा। ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़े का जो पदार्थ है, ऊनी कपड़े का जो पदार्थ है वो आपके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन का दान करता है। इसका मतलब वो धनावेशित पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। और इसके ऊपर रगड़ा किसको था? भले ही आप एम्बर को रगड़ो, अच्छी बात है। एम्बर के अलावा ऊनी कपड़े पर अगर मैं प्लास्टिक को रगड़ूं या फिर आपके पास में प्लास्टिक के अलावा मैं रबड़ को रगड़ूं या फिर बात कर लेता हूं मैं एबोनाइट की, तो यहां पर भले ही मैं एबोनाइट को रगड़ूं। अब आप बोलोगे सर हमारे लिए तो एक नया लफड़ा आ गया, ये अब एबोनाइट क्या है? तो सुन लीजिएगा इसके बारे में भी। एबोनाइट है वो एक ठोस पदार्थ होता है। और वो सर कौन सा? ये जो मेरा बोर्ड बना ना, ये वाला, इस बोर्ड का जो आपके पास में पदार्थ है वो एबोनाइट है। भले ही मैं व्हाइट बोर्ड की बात करूं तो व्हाइट बोर्ड भी किससे निर्मित होता है? एबोनाइट से निर्मित होता है। ये हो गया। तो यहां पर ऊनी कपड़े पर भले एम्बर रगड़ूं, प्लास्टिक रगड़ूं या फिर आपके पास रबड़ रगड़ूं या फिर आपके पास में एबोनाइट रगड़ूं, जिस पदार्थ को भी रगड़ूंगा वो पदार्थ आपके पास में ऋणावेशित पदार्थ की भांति व्यवहार करेगा और ऊनी कपड़ा धनावेशित पदार्थ की भांति व्यवहार करेगा। इसके अलावा मैं अन्य एक एग्जांपल और को लेता हूं और वो हो जाएगा आपके पास में, मैं किसी कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े, सिल्क क्लॉथ पे रगड़ता हूं, कांच की छड़ को या कांच पदार्थ है उसको मैं रेशम के साथ में रगड़ता हूं, तो वहां पर कांच है, कांच पदार्थ का परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉन दाता की भांति व्यवहार करता है। तो इसका मतलब यहां पर कांच की अगर मैं एक छड़ ले लेता हूं तो यहां पर कांच की छड़ आपके पास में धन आवेशित पदार्थ की भांति, जबकि इस कांच की छड़ को किस पे रगड़ा था? रेशम के कपड़े पर रगड़ा था। तो रेशम का कपड़ा क्या बन जाएगा? रेशम का कपड़ा यहाँ पर ऋण आवेशित पदार्थ बन जाएगा और कांच की छड़ है वो धन आवेशित पदार्थ बन जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल्स रहता है जो आपके पास में जनरल एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा है? देखिए, बिल्ली की खाल, जिसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? समूर। बिल्ली की खाल जिसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है और वो नाम है समूर। बिल्ली की खाल पर भले ही आप प्लास्टिक को रगड़ो, रबड़ को रगड़ो, एबोनाइट को रगड़ो, इनको रगड़ने पर बिल्ली की खाल का जो पदार्थ है, पदार्थ का जो परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन दान करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दाता की भांति व्यवहार करता है और जो करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का दान, क्या बन जाता है? धन आवेशित। तो यहां पर बिल्ली की खाल मैं लिख लेता हूं, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल जिसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है और वह अन्य नाम है समूर। क्या है? समूर। बिल्ली की खाल पर जब आपने प्लास्टिक को रगड़ा, भले प्लास्टिक को रगड़ो या फिर आप रबड़ को रगड़ सकते हो या आप रगड़ सकते हो, वो रगड़ सकते हो एबोनाइट को। तो बिल्ली की खाल पर प्लास्टिक, रबड़ या एबोनेट को रगड़ने पर बिल्ली की खाल एक धनावेशित पदार्थ की भांति व्यवहार करती है, जबकि प्लास्टिक, रबड़ या एबोनाइट एक ऋणावेशित पदार्थ की भांति व्यवहार करती है। ये बात समझ के होंगे। और जनरल एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पदार्थ धनावेशित पदार्थ की भांति व्यवहार करता है और कौन सा पदार्थ ऋणावेशित पदार्थ की भांति व्यवहार करता है, और करता है तो भी क्यों करता है। सारे के सारे साफ रीजन आपको पता चल गए होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर आप गहन अध्ययन करते हो तो एक विशेष बात आपको पता चलती है, और वो विशेष बात क्या है? सूखे बाल, ऊनी कपड़ा, कांच की छड़ या बिल्ली की खाल। इधर देखता हूं तो प्लास्टिक, एम्बर, रबर, एबोनाइट या फिर आपके पास में रेशम का कपड़ा, ये सभी के सभी आपके पास में अचालक अथवा विद्युत रोधी पदार्थ है। अचालक अथवा विद्युत रोधी पदार्थ है। तो आपका क्वेश्चन बनता है, क्या घर्षण प्रक्रिया द्वारा या घर्षण द्वारा आवेशन प्रक्रिया में क्या केवल और केवल अचालक अथवा विद्युत रोधी पदार्थों को ही आवेशित किया जा सकता है? तो मेरा जवाब रहेगा, वो रहेगा हाँ, कि घर्षण प्रक्रिया में केवल और केवल अचालक अथवा विद्युत रोधी पदार्थों को ही आवेशित किया जा सकता है, चालक तथा अर्धचालक पदार्थों को नहीं। इसको रीजन के साथ में बताऊंगा। पहले यहाँ पर मैं इसको नोट कर लेता हूँ, एक विशेष के रूप में नोट करूंगा और आपको हमेशा याद भी रखना है। यहाँ पर बन जाएगा विशेष
और विशेष क्या है सुनिएगा। घर्षण द्वारा आवेशन प्रक्रिया में, कौन सी? घर्षण द्वारा आवेशन प्रक्रिया में, आवेशन प्रक्रिया, घर्षण द्वारा आवेशन प्रक्रिया में, घर्षण द्वारा आवेशन प्रक्रिया में केवल अचालक अथवा, एक ही बात है, केवल अचालक अथवा विद्युत रोधी पदार्थों को ही आवेशित किया जा सकता है। ओके, घर्षण द्वारा आवेशन प्रक्रिया में केवल अचालक अथवा विद्युत रोधी पदार्थों को ही आवेशित किया जा सकता है। चालक तथा अर्धचालकों को नहीं, अर्धचालकों को नहीं। रीजन साफ है? क्या रीजन है देखिएगा। हम यहाँ पर जनरल एग्जाम्पल था, वो था हमारे सूखे बाल और उसके ऊपर हमने प्लास्टिक की कंघी से कंघी की थी। अब देखो, सोचो आप कि ये जो प्लास्टिक की कंघी थी अगर ये चालक होती तो, अगर प्लास्टिक की कंघी चालक होती तो हमारे हाथ में पकड़ी रहती है प्लास्टिक की कंघी, उसके बाद में हम हमारे सूखे बालों के ऊपर रगड़ते हैं। तो देखिएगा, प्लास्टिक की कंघी अगर चालक होती, चालक का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जिनसे होते हुए विद्युत आवेशों का प्रवाह संभव है। तो इसका मतलब आसानी से प्रवाह हो जाता है आपके पास में चालक में, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी आवेश उत्पन्न होता है प्लास्टिक की कंघी पर, जो भी आवेश उत्पन्न होता है वो आवेश हमारे हाथों में आ जाता है। और मानव शरीर एक चालक की भांति व्यवहार करता है, और मानव शरीर जब एक चालक की भांति व्यवहार करता है तो वो आवेश यहाँ मानव शरीर से होते होते उनके पैरों तक पहुँच जाता है। और पैर रहते हैं, वो रहते हैं धरती पर, और जब पैर धरती पर रहते हैं तो हमारी धरती माता हर प्रकार के आवेश को कर लेती है ग्रहण। धरती माता हर प्रकार के आवेश को कर लेती है ग्रहण। तो इसका मतलब यहाँ से होते हुए तो आवेश कहाँ चले जाते हैं? पृथ्वी पर, और पृथ्वी उन आवेशों को ग्रहण कर देती और वही प्लास्टिक आपके पास में या जो भी आपके पास में चालक होता वो वापस उदासीन बन जाता, और हमें किसी भी प्रकार से एहसास नहीं होता कि वो विद्युत आवेश युक्त पदार्थ है, अर्थात आवेशित पदार्थ है या अनावेशित। एक बार पुनः इसकी बात कर लेते हैं घर्षण द्वारा आवेशन की। तो इसमें परिभाषा क्या रहती है? ध्यान रखना, दो उचित पदार्थों अथवा वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ने पर, और रगड़ने की प्रक्रिया होती है उसको भौतिक विज्ञान में बोला जाता है घर्षण द्वारा। और वहां पर क्या हो जाएगा? जब घर्षण होगा दो मतलब आपके पास में उचित वस्तुओं अथवा पदार्थों का, तो वहां पर होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, और उन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो पदार्थ मुक्त इलेक्ट्रॉन का करता है दान, वो बन जाता है दानावेशित, तथा जो पदार्थ मुक्त इलेक्ट्रॉन को करता है ग्रहण या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को करता है ग्रहण, वो बन जाता है आपके पास में ऋणावेशित। आवेशन हो चुका है और आवेशन की इस प्रक्रिया को बोला जाता है घर्षण द्वारा आवेशन। हमने देखिए यहाँ पर एक पदार्थ ऐसा था जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का कर रहा था दान, उस पदार्थ का जो परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन दाता की भांति व्यवहार करेगा। और एक ऐसा पदार्थ था जो आपके पास में एक अन्य पदार्थ द्वारा त्यागे गए मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इसके लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बनेगा, उस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को करता है ग्रहण। तो उस परमाणु, उस पदार्थ के परमाणु का जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही की भांति व्यवहार करेगा। हम आपके पास में विद्युत आवेश की संकल्पना के आधार पर कुछ या उस संकल्पना के अनुसार कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल दिया था सोडियम का, और सोडियम को और अधिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इसके पास में अष्टक पूर्ण करने का मौका होता है, और उस मौके को वो पा सकता है एक इलेक्ट्रॉन को दान करके। तो वो कर देता है एक इलेक्ट्रॉन का दान, जिससे उसका तो स्थायित्व तो बढ़ जाता है और वो बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो सोडियम से सोडियम प्लस Na+, और उसका अष्टक हो जाता है पूर्ण। उसके अलावा मैं बात करता हूँ क्लोरीन की। तो क्लोरीन की सबसे बाह्यतम कक्षा में
तृतीय कक्षा रहती है और तृतीय कक्षा का अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, पर इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है। अगर कहीं से भी इस क्लोरीन को एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और मिल जावे तो इसका अष्टक हो जाता है पूर्ण। तो यहाँ पर जिस पदार्थ से इस क्लोरीन की छड़ या क्लोरीन को रगड़ा जाएगा तो वो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो अपना अष्टक पूर्ण कर देगा, और अष्टक पूर्ण जिसका हो जाता है उसका स्थायित्व बढ़ जाता है, तो यहाँ पर क्लोरीन का स्थायित्व बढ़ जाएगा। अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स रहते हैं जो आपके पास में घर्षण द्वारा आवेशित हो सकते हैं, तो आपके पास में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपके पास में सूखे बालों पर जब प्लास्टिक को रगड़ते हो तो सूखे बाल आपके पास में धन आवेशित पदार्थ की भांति, जबकि आपके पास में प्लास्टिक ऋण आवेशित पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। ऊनी कपड़े पर एम्बर, प्लास्टिक, रबर या एबोनाइट को रगड़ते हो तो यहाँ पर ऊनी कपड़ा धन आवेशित पदार्थ की भांति, जबकि एम्बर, प्लास्टिक, रबर या एबोनाइट ऋण आवेशित पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। इसके अलावा मैं कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े पर रगड़ता हूं तो कांच की छड़ एक धनावेशित पदार्थ की भांति और रेशम का कपड़ा एक ऋणावेशित पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। इसी प्रकार में बिल्ली की खाल पर भले ही रबड़ रगड़ूं, प्लास्टिक रगड़ूं, एबोनाइट रगड़ूं तो वहां पर बिल्ली की खाल आपके पास में एक धनावेशित पदार्थ की भांति व्यवहार करती है, जबकि प्लास्टिक, रबड़ या एबोनाइट वो एक ऋणावेशित पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर हमें एक खास बात देखने को मिलती है, और यहाँ पर यह खास बात यह है कि ये सारे के सारे पदार्थ अचालक अथवा विद्युत रोधी है। और ध्यान रहे कि घर्षण द्वारा आवेशन प्रक्रिया में केवल और केवल अचालक अथवा विद्युत रोधी पदार्थों को ही आवेशित किया जा सकता है, चालक अथवा तथा अर्धचालकों को नहीं। रीजन साफ था जिसको हमने समझा दिया था। अब बात करते हैं आवेशन की द्वितीय विधि पर। चालन अथवा संपर्क द्वारा आवेशन, ये आवेशन का सेकेंड मेथड रहता है। आवेशन नाम आते ही हमें एक बात समझ में आ गई है, कौन सी? कि कोई अनावेशित पदार्थ में आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। तो इसका मतलब चालन अथवा संपर्क द्वारा आवेशन क्या रहता है इसकी बात कर लेते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए सबसे पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं। इसमें होता क्या है, किसी अनावेशित पदार्थ का संपर्क में आवेशित पदार्थ के साथ में करवाता हूं। जब किसी अनावेशित पदार्थ का संपर्क आवेशित पदार्थ के साथ करवाने पर अनावेशित पदार्थ आवेशित पदार्थ के समान प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाता है। अनावेशित पदार्थ आवेशित पदार्थ के समान प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाता है, और आवेशन की इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? संपर्क या चालन द्वारा आवेशन। लिखते हैं किसी परिभाषा को, किसी अनावेशित, ध्यान रहे इसमें चालक पदार्थ रहेंगे, किसी अनावेशित चालक पदार्थ को आवेशित चालक पदार्थ आवेशित चालक पदार्थ से संपर्कित करवाने पर, आवेशित चालक पदार्थ से संपर्कित करवाने से, अब देखो हो क्या रहा है, एक तो है अनावेशित चालक पदार्थ और दूसरा कैसा है? आवेशित चालक पदार्थ। अब देखिए पदार्थ कैसा है? चालक। चालक का मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे होते हुए विद्युत आवेशों का चालन संभव है, जिनसे होते हुए विद्युत आवेशों का चालन संभव है। तो इसका क्या करवाया जाता है? आपस में संपर्क करवाया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो करवाने से इलेक्ट्रॉनों का हो जाता है चालन। तो चालन द्वारा इलेक्ट्रॉनों के करवाने से चालन द्वारा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, चालन द्वारा इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप
स्थानांतरण के फलस्वरूप, स्थानांतरण के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है स्थानांतरण, और जब होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तो इसका मतलब वहां पर आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहां पर आपके पास में स्थानांतरण के फलस्वरूप अनावेशित पदार्थ, अनावेशित चालक पदार्थ, अनावेशित चालक पदार्थ, चालक पदार्थ, आवेशित चालक पदार्थ, आवेशित चालक पदार्थ, आवेशित चालक पदार्थ के समान प्रकृति के, समान प्रकृति के आवेश, अनावेशित चालक पदार्थ, आवेशित चालक पदार्थ के समान प्रकृति के आवेश से, आवेश से आवेशित हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? बोला क्या जा रहा है कि किसी अनावेशित चालक पदार्थ को आवेशित चालक पदार्थ से संपर्कित करवाने से चालन द्वारा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप अनावेशित चालक पदार्थ आवेशित चालक पदार्थ के समान प्रकृति की आवेश से आवेशित हो जाता है। हो क्या गया? आपके पास में एक अनावेशित पदार्थ था, वो आवेशित हो चुका है, इसका मतलब उसमें आवेश उत्पन्न हो चुका है, और आवेश उत्पन्न होने की ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? आवेशन। आवेशित हो जाता है। आवेशन की इस प्रक्रिया को, आवेशन की इस प्रक्रिया को, आवेशन की इस प्रक्रिया को करवाया क्या था? संपर्क करवाया था, और चालन के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? स्थानांतरित। आवेशन की इस प्रक्रिया को या तो चालन द्वारा कह सकते हो, या फिर आपके पास में संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। देखिए एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर एक प्रायोगिक सत्यापन की सहायता से आपको समझा देंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो हेडिंग रहती है चालन अथवा संपर्क द्वारा आवेशन। आवेशन क्या होता है हम सभी जानते हैं। आवेशन का मतलब होता है किसी अनावेशित पदार्थ अथवा वस्तु में आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया। तो ये समझ गए। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या किया है, हमने किसी अनावेशित चालक पदार्थ को किसी आवेशित चालक पदार्थ के साथ में क्या करवाया है? संपर्क। देखिए पदार्थ दोनों चालक हैं। चालक का मतलब होता है जिनसे होते हुए विद्युत आवेशों का क्या हो सकता है? प्रवाह हो सकता है। तो अनावेशित चालक और यहाँ पर आवेशित चालक पदार्थ का करवाया संपर्क। तो संपर्क करवाएंगे तो चालन द्वारा इलेक्ट्रॉनों का हो जाएगा स्थानांतरण, और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप अनावेशित चालक पदार्थ है वो आवेशित चालक पदार्थ के समान प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाता है। आवेशन की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? चालन अथवा संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। तो बात कर लेते हैं आगे। देखिए प्रायोगिक सत्यापन देख लेते हैं, इसका प्रायोगिक सत्यापन क्या बनेगा? प्रायोगिक सत्यापन, प्रायोगिक सत्यापन में हम क्या करते हैं, आपके पास में यहाँ पर कैसे, एक तो अनावेशित चालक पदार्थ लेना है। तो यहाँ पर चालक पदार्थ के लिए मैं यहाँ पर एक धातु का गोला ले लेता हूँ। ये है अपने पास में कुचालक स्टैंड पे रखा, एक कुचालक स्टैंड पे रखा धातु का गोला। लिख लेता हूँ इसको नीचे, कुचालक। सर क्या रीजन है कि आप कुचालक स्टैंड ले रहे हो? सीधा सा रीजन है। अब यहाँ पर देखिए ये अगर आपके पास में आवेशित रहता और ये स्टैंड अगर चालक होता तो यहाँ से आवेश यहाँ तक आ जाते। ये पृथ्वी पर है और हमारी धरती माता हर प्रकार के आवेश को ग्रहण करती है, तो यहाँ पर कुचालक स्टैंड लेना जरूरी हो गया। तो इसका मतलब कुचालक स्टैंड पर रखा अनावेशित, इसके पास में किसी भी प्रकार से आवेश की उपस्थिति नहीं है ना, तो ये हो जाएगा अनावेशित चालक, कुचालक स्टैंड पर रखा अनावेशित चालक की जगह मैं यहाँ पर धातु का गोला ले लेता हूँ। धातु चालकित होती है विद्युत की, धातु का गोला। अब एक और अन्य गोला ले लेता हूँ। यहाँ पर एक अन्य गोला है, वो है आपके पास में यहाँ पर ये हो गया गोला,
ये हो जाता है, इसको बना देता हूं मैं आवेशित। यहाँ पर इसको भी किस पे रखा है, कुचालक स्टैंड पे रखा है। यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके पास में प्लस 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 प्लस, ये हो जाएगा आपके पास में कुचालक स्टैंड पे रखा, कुचालक स्टैंड पर रखा आवेशित चाल या आवेशित धातु का गोला। बात समझ गए होंगे आप। यह है अनावेशित धातु का गोला, ये भी है आवेशित धातु का गोला। इसके बाद में यहाँ पर क्या करवाया जा रहा है, इसकी परिभाषा को साथ में लेके चलते हैं। किसी अनावेशित चालक पदार्थ, ये हो गया, को आवेशित चालक पदार्थ से संपर्कित करवाते हैं, आवेशित चालक पदार्थ, ये हो गया। अगले स्टेप में यहाँ पर सेकेंड स्टेप में इन दोनों का मैं करवा देता हूँ संपर्क। ये हो जाएगा प्रथम गोला, जो आपके पास में पहले अनावेशित था, इस गोले के साथ संपर्क करवाता हूँ, वो करवाता हूँ दूसरे वाले गोले का। ये हो जाएगा अपना दूसरा गोला, और दूसरा गोला था वो था आपके पास में आवेशित। ये दोनों कुचालक स्टैंड पे रखे हैं और इनका आपस में करवा दिया है संपर्क। तो यहाँ पर देखिए, पहले कितने थे आपके पास में, यहाँ पर 8 पॉजिटिव आवेश थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब होता क्या है, दोनों चालक है। और अब देखिए एक सामान्य गुणधर्म की बात करता हूं विद्युत आवेशों की, जिसको हम विस्तृत रूप से तो अगले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन यहां पर बात कर लेता हूं कि बात कुछ इस प्रकार से। सजातीय प्रकृति के आवेश सदैव आपस में प्रतिकर्षित होते हैं। सजातीय प्रकृति के आवेश सदैव आपस में प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि विजातीय प्रकृति के आवेश सदैव आपस में आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे हैं धनावेश। सजातीय का मतलब जिनकी जाति समान, तो यहाँ पर इन सभी की जाति समान है। जातियां दो ही तो है भाई, एक तो है आपके पास में धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। ये है सजातीय प्रकृति के आवेश, और सजातीय प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब एक आवेश दूसरे आवेश को देता है धक्का, और धक्का देने की जब बात परिभाषित होती है तो वहां लगता है बल, और यहां पर इस कंडीशन में बल लगेगा, वो लगेगा प्रतिकर्षण का बल। और प्रतिकर्षण बल को कम करने के लिए यहां पर 2 चालक पदार्थ हैं। चालकों में हम सभी जानते हैं कि विद्युत आवेशों का प्रवाह अथवा चालन संभव है, तो यहां पर इन आवेशों का हो जाता है चालन, और आपके पास में आवेश वितरित हो जाते हैं। पहले इसके पास में कितने 8 पॉजिटिव आवेशों की उपस्थिति थी, तो यहां पर अब देखिएगा यहां पर पॉजिटिव आवेश कुछ इतने ही रह जाते हैं, 4 इस पे रह जाते हैं और 4 इस पे आ जाएंगे। ये हो जाता है आपके पास में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। यहाँ पर प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया को लिख लेता हूं मैं। यहाँ पर दोनों धातुओं को, गोलों को, दोनों धातुओं के गोलों का परस्पर क्या करवाया जा रहा है, संपर्क। परस्पर संपर्क करवाने पर, ये बात हो गई यहाँ पर। अब देखो यहां पर संपर्क हो गया और आवेशों का हो गया पुनर्वितरण। अब यहां पर इन दोनों गोलों को मैं पुनः अलग कर देता हूं। यहां पर अगले स्टेप में आपके पास में, अगले स्टेप में यहां पर स्टेप फर्स्ट बन जाएगा, स्टेप सेकंड में उनका संपर्क हो गया, और थर्ड स्टेप में इनके संपर्क को विभेदित कर देता हूं। और जैसे ही संपर्क को विभेदित करता हूं तो यहां पर इन आवेशों का पुनर्वितरण होकर के आपके पास में यहां पर अगला रूप ले लेता हूं। ये हो जाएगा आपके पास में प्रथम गोला, और ये बन जाएगा आपके पास में द्वितीय गोला, जिनको अपन ने कुछ अलग स्टैंड पे रख लिया है। तो देखिएगा यहाँ पर भी आपके पास में 4 पॉजिटिव आवेश रहेंगे, जो कुछ इस प्रकार से वितरित हो जाएंगे, और वहां पर आपके पास में स्थापित होंगे जहां पर उनके ऊपर लगने वाला प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो। तो कुल मिला के इस प्रकार से स्थापित हो जाते हैं, और इसी गोले में भी आपके पास में इस प्रकार से स्थापित हो जाते हैं। यहां पर हुआ क्या, जैसे ही आपने संपर्क विभेदित करवाया तो यहां पर परस्पर संपर्क विभेदन के बाद, परस्पर संपर्क विभेदन के बाद दोनों गोलों पर समान प्रकृति व परिमाण के आवेश का
आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है। क्या हो जाता है? पुनर्वितरित हो जाता है। रीजन क्या है? रीजन साफ है कि इन सजातीय प्रकृति के आवेशों के मध्य लगेगा प्रतिकर्षण, और उस प्रतिकर्षण बल को कम करने के लिए यहाँ पर आवेश है वो वहाँ पर स्थापित होना चाहते हैं जहाँ पर उनके मध्य लगे प्रतिकर्षण बल कम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पुनर्वितरण। बात को समझ गए होंगे। वापस से एक बार पुनः आपके पास में प्रायोगिक सत्यापन की बात करते हैं, और मैं यहाँ पर साथ में इसकी परिभाषा को लेते हुए चलता हूँ। किसी अनावेशित चालक पदार्थ को, हमने एक कुचालक स्टैंड पर एक अनावेशित धातु का गोला ले लिया को, और दूसरा होता है को आवेशित चालक पदार्थ। हमने एक आवेशित चालक पदार्थ ले लिया, यहाँ पर भी मैंने कुचालक स्टैंड पर एक आवेशित धातु का गोला ले लिया जो धन आवेश से आवेशित था। उसके बाद में हमने क्या किया, को से संपर्कित करवाने पर इन दोनों का परस्पर करवा दिया संपर्क। हम सभी जानते हैं कि चालक पदार्थ होने के नाते यहाँ पर चालन द्वारा इलेक्ट्रॉनों का हो जाता है स्थानांतरण, तो चालन द्वारा इलेक्ट्रॉनों का हो जाता है स्थानांतरण। और स्थानांतरण के फल बाद में हम जैसे ही इन दोनों गोलों को अलग करते हैं, तो जो पहले अनावेशित चालक गोला था वो भी आपके पास में आवेशित चालक गोले के समान प्रकृति के तथा समान परिमाण के आवेश से आवेशित हो जाता है। देखिए ध्यान रहे कि यहाँ पर इन दोनों गोलों का अगर आकार समान रहेगा, इन दोनों गोलों का अगर आकार समान रहेगा तो समान परिमाण का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एक कंडीशन बन जाती है, ये समान परिमाण कब? जब दोनों गोलों का क्या रहना चाहिए? आकार समान। दोनों गोलों का आकार समान हो तो, दोनों गोलों का आकार समान होने पर, समान होने पर, ये बात समझ गए होंगे। कंफर्म है ना? क्लियर है ना सारी की सारी बातें? तो देखो ये हो जाता है आपके पास में चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। पर एक बात आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार से घर्षण प्रक्रिया के तहत केवल और केवल अचालक पदार्थों को ही आवेशित किया जा रहा था ना, तो यहाँ पर केवल और केवल या सामान्यतः चालक पदार्थों को ही आवेशित किया जा सकता है। उसको मैं एक विशेष में लिख देता हूँ, लिखता हूँ विशेष। प्रक्रिया कौन सी है? आवेशन की है। और किसके द्वारा? चालन या संपर्क द्वारा आवेशन की है। तो मैं लिखता हूँ चालन अथवा संपर्क द्वारा आवेशन प्रक्रिया में सामान्यतः चालक पदार्थों को ही आवेशित किया जा सकता है। किनको नहीं? अचालक तथा अर्धचालकों को नहीं, अर्धचालक पदार्थों को नहीं। ओके, बात समझ गए होंगे। रीजन भी साफ है। क्या? यहाँ पर चालन द्वारा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, और चालन उन्हीं पदार्थों में संभव है। इलेक्ट्रॉनों का चालन उन्हीं पदार्थों में संभव है जो आपके पास में चालक होते हैं, जिनमें विद्युत आवेशों का प्रवाह संभव होता है। अचालकों में किसी भी प्रकार से, यहाँ पर सामान्यतः तो लिखा है, वो लिखा है आपके पास में अर्धचालक पदार्थों के लिए। किन के लिए? अर्धचालक पदार्थों के लिए। अर्धचालक पदार्थों में क्या होता है? जब विद्युत आवेश बहुत ज्यादा हो, विद्युत आवेश बहुत ज्यादा हो तो उनसे होते हुए विद्युत आवेशों का प्रवाह संभव है, अन्यथा सामान्य स्थिति में इनसे होते हुए विद्युत आवेशों का प्रवाह संभव नहीं होता। और अचालकों में तो बिल्कुल भी विद्युत आवेशों का प्रवाह संभव नहीं है। तो इसका मतलब चालन अथवा संपर्क द्वारा आवेशन प्रक्रिया में सामान्यतः चालक पदार्थों को ही आवेशित किया जा सकता है, अचालक तथा अर्धचालक पदार्थों को नहीं। बात समझ गए होंगे। सिंपल सी बातें हैं, समझना कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा। परिभाषाएं रूप है, एक डिटेल थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे इनसे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पर, तब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि दोनों गोलों का आकार समान होना चाहिए, नहीं तो आपके पास में कॉन्सेप्ट अलग लगेगा। इसका ध्यान रखें। अगर गोलों का आकार भिन्न भिन्न हो गया ना, तो ये मत कर देना कि आपके पास में यहाँ पर
यहाँ पर जितना आवेश था उन सभी आवेश का एक समान रूप से वितरण हो जावे, ऐसा संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब दोनों गोलों का आकार क्या रहे, समान। इस बात को ध्यान में रखना है आपको।